आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? थोड़ा सा यस और नो जरा एक बार रिप्लाई कीजिएगा। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? बस यस और नो जल्दी बता दीजिए तो फिर मैं स्टार्ट करूं। यस। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कल आपको कामागाटा मारू कंडल तक करा दिया था। उसके आगे का पार्ट स्टार्ट करना है, तो उससे पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए क्या हुआ था कि 1206 में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई। 1206 के बाद 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई। उसके बाद 1739 में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला को नादिर शाह ने हराया। और उसके बाद यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगा कि हमें इंडिया को गुलाम बनाना चाहिए। नेक्स्ट 1539 के बाद में 1739 के बाद में फिर प्लासी का युद्ध हुआ। और यहीं पर प्लासी के युद्ध से पहले 1756 में रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम बनाया गया था। और 1756 के बाद 64 में जो बक्सर का युद्ध हुआ और 65 में जो इलाहाबाद की संधि हुई, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया। नेक्स्ट उसके बाद 1773 के कानून में 1773 के एक्ट में बारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और उसके बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसके बाद 1813 के कानून में अंग्रेजों ने 80% मोनोपोली खत्म कर दी। और 1833 के कानून में अंग्रेज ने मोनोपोली 100% खत्म कर दी। और यहीं पर इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया गया। फिर 1853 का कानून आया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को अल्टीमेटम दे दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी खत्म हो सकती है। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई और 1857 के रिवॉल्ट के बाद में अंग्रेजों को ये फील हो गया कि अब भारत में ऐसे नहीं चल सकते। इसीलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी अगले कानून में खत्म कर दी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो खत्म हो गए। और यहीं पे कंपनी का शासन स्टार्ट हुआ। और यहाँ पर 1858 यानी 1858 का एक्ट आया। यहाँ से क्राउन रूल स्टार्ट होता है। मतलब मैंने इससे पहले जो बोला है वो कंपनीज रूल था और इसके बाद जो आया वो क्राउन रूल। इसका मतलब यहीं से अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाना शुरू किया था। ठीक है। अब 1858 के बाद क्या होता है? इसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई। और 1885 से लेकर इंडियन कांग्रेस के 1886 86 86 87 88 और 89 ये 5 कॉन्फ्रेंस शुरुआत की ऐसी थी जिनमें कहीं ना कहीं हर स्थान में अलग अलग अध्यक्ष अपॉइंट किया गया था। मतलब अलग अलग धर्मों के अध्यक्ष अपॉइंट किए गए थे। और ये कॉन्फ्रेंस अलग अलग एरिया में हुई थी। पहली मुंबई, दूसरी कलकत्ता, तीसरी मद्रास, चौथा इलाहाबाद और पांचवी मुंबई में। और हर धर्म के अलग अलग व्यक्ति भी इसमें अपॉइंट किए गए थे ताकि कांग्रेस के ऊपर कोई ये आरोप न लगाए कि कांग्रेस पर्टिकुलर किसी एक धर्म की या कांग्रेस पर्टिकुलर किसी एक एरिया की पार्टी है। ठीक है। इसके बाद भारत में जो गवर्नर जनरल मेन जो आया उसने 1905 में बंगाल का विभाजन करवाया। और यहीं पर स्वदेशी मूवमेंट हुआ जिसके परिणाम स्वरूप इसी आंदोलन से डर के अंग्रेजों ने लॉर्ड कर्जन को वापस लंदन बुला लिया। और लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल बना। और लॉर्ड मिंटो के ही आशीर्वाद से 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग पार्टी बनाई थी। और 1906 के बाद 1907 में सूरत सम्मेलन हुआ। और उस सूरत सम्मेलन में कांग्रेस 2 भागों में बट गई, उदारवादी और उग्रवादी, या गरम दल या नरम दल, या मॉडरेट या एक्सट्रीमिस्ट के बेस पर। और यहीं पर लाल वाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल ने ये नारा दिया था कि हमारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे छीन के रहेंगे, प्यार से नहीं दोगे तो हलक में हाथ डाल के निकाल लेंगे हम। ठीक है। और इसी के बाद 1909 का कानून आया जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं क्योंकि मॉर्ले इस टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और मिंटो इस टाइम पर गवर्नर जनरल था। इनके कहने पर यहीं पर ये कानून आया था। और इसी कानून में मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया था। अब क्या हुआ? यहीं से सांप्रदायिक निर्वाचन की नींव स्टार्ट होती है। और यही सांप्रदायिक निर्वाचन, ध्यान रखिएगा, आगे आज़ादी के में बंटवारे का एक कारण बनेगा। यहीं से भारत और पाकिस्तान का बीज पैदा होता है। मतलब भारत से जो पाकिस्तान निकलेगा उसका बीज पैदा होता है यहीं से।
और 1909 के बाद में 1911 में जनता दरबार हुआ, और जब जॉर्ज पंचम जब इंडिया आए तो यहाँ पर 3 घोषणाएं की गई कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई जाएगी, और जो बंगाल का विभाजन है वो खत्म कर दिया गया, और बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। लेकिन रियल में बंगाल का विभाजन कभी रद्द ही नहीं हुआ। मतलब बंगाल का विभाजन कागजों में लिख दिया था कि बंगाल विभाजन नहीं होगा, लेकिन रियल में इफेक्टिव नहीं हुआ। बंगाल 2 ही भागों में बटा हुआ था, ठीक है। और यहीं पर यह कहा गया कि भारत की जो करेंसी होगी वो रुपया के रूप में मान्यता मिल गई थी। और 1911 के बाद 1913 में के आसपास में कामागाटा मारू स्कैंडल हुआ। यहां तक की कहानी मैं आपको कल समझा चुका हूं, इतना भी फिट जो है सब। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो अब मुझे स्टार्ट करना है। इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यस और नो में बोलो, हाँ या ना, जल्दी। इतने में किसी को भी कंफ्यूजन है तो आप हाँ या ना में बता दो। ये आगे की जो क्लास होगी ये पॉलिटी चल रही है, पहले पॉलिटी खत्म होगी कंप्लीट पूरी। जहाँ तक मैं आज या कल में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खत्म कर दूंगा, फिर उसके बाद सीधे पॉलिटी के पहले चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। कोई डाउट है किसी को या आगे चले? कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे आ जाए। अब इतना पार्ट मिटा देता हूँ। और हाँ, ये आगे आप लोग सुन लो, ये जितनी भी मैंने इवेंट लिखी है इनको 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको ये सारी की सारी घटनाएं याद हो जाएंगी। अब देखें, अब होता क्या है इसके बाद में, यहाँ पर 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार होगा, मतलब प्रथम विश्व युद्ध होगा। अब जब प्रथम विश्व युद्ध होगा तो इसमें ब्रिटेन एक तरफ लड़ रहा है, मतलब ब्रिटेन एक तरफ लड़ रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और ब्रिटेन के सामने एक संकट है कि ब्रिटेन के पास में आर्मी नहीं है, मतलब लड़ने के लिए ब्रिटेन में आर्मी नहीं है। मतलब ब्रिटेन के पास, चूंकि ब्रिटेन छोटा सा तो देश ही है, ये पिलपिला सा, अब इस ब्रिटेन में लड़ने के लिए कमांडो ही नहीं थे, और वर्ल्ड वार में ब्रिटेन को लड़ना था, और ब्रिटेन इसमें हारने की कंडीशन में पहुंच गया है। तो ब्रिटेन को जरूरत थी इस वक्त आर्मी की। तो होता क्या है, ब्रिटेन 1914 से लेके 15 तक तो खींच लाया कैसे भी करके वर्ल्ड वॉर में, लेकिन मामला यहाँ पे फंसता है कि 1915 के शुरुआत में ब्रिटेन जब हारने लग गया तो ब्रिटेन की लॉटरी लग गई। जब लॉटरी लगी तो वो लॉटरी क्या थी वो सुनो। वो लॉटरी ये थी कि 9 जनवरी 1915 को भारत में एक व्यक्ति की एंट्री हुई थी। मतलब 9 जनवरी 1915 को भारत में एक व्यक्ति आया था, उस व्यक्ति का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ये गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जन्म इंडिया में हुआ था, और इनकी शिक्षा दीक्षा जो थी वो इंग्लैंड में हुई थी। और इंग्लैंड के बाद ये साउथ अफ्रीका में कुछ टाइम पर ये प्रैक्टिस करने गए थे, मतलब बैरिस्टर थे, वकालत करने गए थे, बैरिस्टर थे, वकालत करने गए थे। तो हुआ क्या, जब ये यहाँ पर आए तो शुरुआत में गांधी जी चूंकि पहले ही इंग्लैंड में रह के आए थे, और गांधी जी की नज़र में अंग्रेज बहुत ही अच्छे आदमी हुआ करते थे। मतलब मैं मान लो गांधी जी और ये है अंग्रेज, तो मेरी नज़र में यानी गांधी जी की नज़र में कहीं ना कहीं अंग्रेज बहुत अच्छे थे। इसलिए शुरुआत में गांधी जी अंग्रेजों को बहुत प्यार करते थे। और इस वक्त अंग्रेजों को आर्मी की जरूरत थी, क्योंकि लड़ने के लिए आर्मी चाहिए। तो ऐसे में अंग्रेज गांधी जी के पास पहुंचते हैं, और गांधी जी उस टाइम पर गुजरात में थे, गुजरात में मतलब आए थे, उसके बाद गुजरात में ही ठहरे हुए थे। तो अंग्रेज गांधी जी के पास पहुंचते हैं और गांधी जी के से जाके कहते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, गांधी जी को जो बात बोलेंगे वो चुपड़ी चुपड़ी बोलेंगे। अंग्रेज गांधी जी से कहते हैं कि गांधी जी आप जानते हो कि हम अंग्रेज लोग इंडिया से कितना प्यार करते हैं, और इंडिया वाले हम अंग्रेजों से भी कितना प्यार करते हैं। गांधी जी हमारा तो बस एक ही सपना है कि कैसे भी ये वर्ल्ड वार हम जीत जाएं, और जीतने के बाद हम वर्ल्ड वार के बाद में हम इंडिया को आज़ाद करके अपने देश चले जाएंगे, और इंडिया के लोग खुद इंडिपेंडेंट होंगे और अपनी सरकार खुद चलाएंगे। मतलब अंग्रेज गांधी जी को क्या बोल रहे हैं कि गांधी जी हमारा एक सपना है कि हम इंडिया को आज़ाद कर देंगे वर्ल्ड वार के बाद, और आज़ाद करने के बाद अपने देश वापस चले जाएंगे और इंडिया में लोगों की सरकार बनेगी। गांधी जी ने कहा ये तो आपकी बहुत अच्छी सोच है, मैं आपका सम्मान करता हूं। लेकिन अंग्रेज गांधी जी से फिर एक बात बोलते हैं, लेकिन गांधी जी इस वक्त हमें इंडिया की जरूरत है। गांधी जी कहते हैं बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूं। तो अंग्रेज कहते हैं गांधी जी अभी वर्ल्ड वार चल रहा है, और वर्ल्ड वार में हमारे पास लड़ने के लिए आर्मी नहीं है, और इस वक्त आर्मी की जरूरत है। तो गांधी जी हम चाहते हैं कि इस वक्त आप हमारी मदद कर दें। तो गांधी जी कहते थे मैं कहाँ मदद कर पाऊंगा, मेरी तो हालत ही नहीं है कि मैं आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ लूं। तो अंग्रेज कहते हैं नहीं नहीं गांधी जी, हम ये नहीं कहना चाहते कि आप लड़ें,
हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को मोटिवेट करो ताकि लोग आर्मी को ज्वाइन करें, और जब लोग आर्मी को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास मैन पावर होगी, हमारे पास आदमी होंगे लड़ने के लिए, और हम वर्ल्ड वार में पूरी जान लगा के लड़ेंगे और फिर हम जीतेंगे। यानी कि गांधी जी को अंग्रेज इस बात के लिए पटा रहे थे कि गांधी जी लोगों को मोटिवेट करें या एनकरेज करें कि लोग ज्यादा से ज्यादा आर्मी को ज्वाइन करें। अब ऐसे में अंग्रेजों से गांधी जी ने कहा आप चिंता मत करो, मैं लोगों को मोटिवेट करूंगा। अब गांधी ने गली गली, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले में जाके रैलियां की, और रैलियां करके लोगों को बताया कि देखिए भारत आपका अपना देश है, आपको चाहिए कि आप अंग्रेजों की इस वक्त मदद करो। और इसीलिए गांधी जी की बात लोगों को समझ में आ गई, क्योंकि गांधी जी ने इस तरीके से उनको प्रेजेंट किया था कि लोगों को गांधी जी की बात अच्छी लगी, और रातों के रात आर्मी ज्वाइन करने के लिए आर्मी के कैंपों में रैली लग गई, लाइनें लग गई, और इतनी फौज इकट्ठी हो गई अंग्रेजों के पास कि अंग्रेज खुश होने लग गए। तभी अंग्रेजों ने गांधी को एक टाइटल दिया था, और इस टाइटल का नाम था भर्ती कराने वाला सार्जेंट। यहीं पर गांधी जी को एक मेडल मिला है, एक टाइटल मिला है, जिसमें गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया है। क्लियर है यहां तक? और गांधी जी के कहने के बाद में जब आर्मी ज्वाइन हुई तो अंग्रेजों को यहां पर ताकत मिली, और अंग्रेज अब वर्ल्ड वार में लड़ेंगे। यहां तक समझ में आ गया? ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वार के स्टार्टिंग में गांधी ने अंग्रेजों की मदद की है, क्योंकि गांधी की नजर में अंग्रेज बहुत अच्छे आदमी थे। लेकिन अभी गांधी जी को अब अंग्रेजों की औकात पता चलेगी कि अंग्रेज जो हैं वो शेर की खाल में भेड़िए जैसे हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, इसी के बाद में जब वर्ल्ड वार में इधर अंग्रेज लड़ रहे थे तो अंग्रेजों को पावर मिल गई। अब लेकिन इसी बीच 3 आंदोलन हुए, 3 छोटे छोटे मूवमेंट हुए। पहला चंपारण, दूसरा खेड़ा, और तीसरा अहमदाबाद। ये 3 आंदोलन ऐसे आंदोलन थे, मतलब छोटे छोटे सत्याग्रह थे जो गांधी के नेतृत्व में हुए थे। और इन तीनों के तीनों आंदोलनों में अंग्रेजों ने गांधी का साथ नहीं दिया। तब गांधी को पता चल गए कि अंग्रेज ना वास्तव में ये कुत्ते टाइप के हैं बिल्कुल। यानी कि धीरे धीरे गांधी को अंग्रेजों की औकात पता चल गई कि अंग्रेज बहुत ही गिरे हुए घिनौने आदमी हैं, और इससे कहीं ना कहीं गांधी के प्रति अंग्रेजों के लिए निगेटिव फीलिंग पैदा हो गई, और गांधी को समझ में आ गया कि ये अंग्रेज लोग गलत हैं। अब क्या होता है, इधर ये वर्ल्ड वार चलता रहता है, और वर्ल्ड वार के बाद 1918 में, मतलब 1918 में वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज जीत जाते हैं, मतलब अंग्रेजों को फायदा होता है। अब जब अंग्रेज जीत जाते हैं तो अंग्रेजों ने यहां पर 2-3 गलतियां की हैं। अब वो गलतियां क्या है वो एक एक करके सुनते हैं। पहली गलती ये थी कि अंग्रेजों ने कहा था कि अगर हम वर्ल्ड वार जीत जाएंगे तो एक देश है तुर्की, तुर्की 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 मतलब इसे इंग्लिश में टर्की कहते हैं, टर्की। अंग्रेजों ने वादा किया था कि अगर हम जीत जाएंगे तो टर्की के साथ भेदभाव नहीं करेंगे या टर्की के साथ अन्याय नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज इतने गिरे हुए निकले कि जैसे ही जीते तो टर्की के इन्होंने 4 टुकड़े कर दिए, टर्की के इन्होंने 4 टुकड़े कर दिए। और जैसे ही 4 टुकड़े किए तो तुर्की का जो शासक था, खलीफा, खलीफा मतलब शासक, हेड जो था, उसका नाम था कमाल पाशा, कमाल पाशा। और ये एक मुस्लिम व्यक्ति था, और इंडिया के मुसलमान कमाल पाशा को अपना रिलीजियस गुरु मानते थे। तो जैसे ही तुर्की को तोड़ा तो कमाल पाशा के शासन का अंत हो गया। तो भारत के मुसलमान लोग दुखी होने लग गए कि हमारे खलीफा का अंत हो चुका है। इसीलिए गांधी जी को लगा कि इस वक्त मुझे अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, सॉरी, गांधी जी को लगा कि मुसलमानों का साथ देना चाहिए। इसीलिए गांधी ने मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया था। इसे खिलाफत मूवमेंट कहते हैं, इसे खिलाफत मूवमेंट कहते हैं, मतलब खिलाफत आंदोलन कहते हैं। ये इसलिए किया था क्योंकि अंग्रेजों ने मुसलमानों के साथ अत्याचार कर दिया, तो गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है या बताओ? भैया मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जब क्लास में लिखवाता हूं, जब अपने ऑफलाइन क्लास में तो हिंदी इंग्लिश दोनों में डिक्टेट कराता हूं। बट लेकिन क्या है कि चूंकि ऑनलाइन क्लास में लिखवाने का तो होता नहीं है, तो ऑनलाइन में सारा समझा रहा हूँ। तो मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ
कि हिंदी इंग्लिश दोनों का कोई भी बच्चा हो उसको समझ में आ जाए। मतलब मेरी जो टर्मिनोलॉजी होती है वो इंग्लिश और हिंदी की दोनों मिक्स होती है, और जो लैंग्वेज होती है वो इस तरीके से होती है कि दोनों बच्चों को समझ में आ जाए। लेकिन जब मैं क्लास में लिखवाता हूँ तो हिंदी के अलग नोट्स बनवाता हूँ और इंग्लिश के अलग नोट्स बनवाता हूँ। तो जब भी मैं अगले चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भेज दूंगा कि नोट्स कैसे बनाएं। तो 2 दिन के बाद आपको पीडीएफ आ जाएगी, उस पीडीएफ को फॉलो करते हुए आप आगे के अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। चलें आगे स्टार्ट करें। अब सुनो, खिलाफत मूवमेंट इधर चल रहा था, अब आगे क्या होता है। इसी बीच अंग्रेज 1919 में एक कानून लेके आए। मतलब पहला हो गया खिलाफत मूवमेंट, मतलब लिख देता हूं, मतलब 1918-19 मान लेते हैं, यह था खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत आंदोलन। इसी बीच अंग्रेज 1919 में एक कानून लेकर आए थे। उस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, क्योंकि वर्ल्ड वार खत्म हुआ था तो वर्ल्ड वार के टाइम पर चारों तरफ कानून व्यवस्था खराब थी, चारों तरफ गड़बड़ हो रही थी, इसलिए अंग्रेजों ने एक कानून लिखा था। और इस कानून में लिखा था कि अगर किसी के ऊपर डाउट होगा कि ये दंगा कर सकता है, दंगा भड़का सकता है, चोरी कर सकता है, बलात्कार कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, तो अंग्रेज केवल इसको डाउट के बेस पर जेल में डाल देंगे। मतलब डाउट है, मान लो मैं अंग्रेज हूं, ये बंदा है, इस बंदे के ऊपर मुझे डाउट है कि ये दंगा फैला सकता है, तो मैं इसको जेल में डाल दूंगा। दूसरा, ये जेल में कब तक रहेगा, जब तक अंग्रेज चाहेंगे। और ये वकील भी नहीं कर सकता, मतलब ये एडवोकेट भी नहीं कर सकता जो इसकी वकालत करे कोर्ट में। तो इसीलिए इस रॉलेट एक्ट को कहा गया था बिना वकील का, मतलब वकील नहीं कर सकते, बिना अपील का, मतलब कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, बिना दलील का, मतलब कोर्ट में अपना फेवर भी नहीं रख सकते। इसीलिए इसी कानून को बिना वकील का, बिना अपील का, बिना दलील का कानून कहते थे। और इसके चक्कर में अंग्रेजों ने बहुत सारे निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया। यानी कि कहीं ना कहीं रॉलेट एक्ट की वजह से निर्दोष लोग जेल में जाने लग गए। तो स्टेप, अब तीसरा स्टेप, इसी बीच 1919 में एक गड़बड़ हो गई। अमृतसर में एक बाग है जिस बाग का नाम है जलियांवाला बाग। उस जलियांवाला बाग में यह हुआ था कि वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे हजारों की संख्या में। वहां पर एक उसका जनरल था आर्मी का, उसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर जब पहुंचता है तो उसका उद्देश्य था लोगों को मारना या प्रताड़ित करना। तो जनरल डायर ने अपनी सेना से बोल दिया कि इधर का गेट बंद कर दो, पार्क का, मतलब बहुत बड़ा पार्क था, पार्क के 2 गेट थे, एक इधर और एक इधर। उसने ये वाला गेट बंद करा दिया। नेक्स्ट, और सामने वाले गेट पे अपनी तोपें लगवा दी, मतलब हथियार लगवा दिए, और हथियार लेके आर्मी खड़ी हो गई उसकी, और सामने पब्लिक है। अब अपनी आर्मी से कहता है कि गोलियां बरसाओ, निहत्तों पे गोलियां बरसाओ। इससे क्या हुआ, आर्मी ऐसे बैठ गई उसकी, मतलब एक बंदा नीचे बैठ के गोली चला रहा है और एक बंदा खड़े होकर गोली चला रहा है, 2 गोलियां चल रही थी एक साथ। मतलब ऐसे मान लो 15 सैनिक खड़े हैं, 15 बैठे हैं, 15 खड़े हैं। तो जो बैठे वाले थे वो गोली ऐसे चला रहे थे और खड़े वाले ऊपर से चला रहे थे, मतलब एक लाइन में 2 गोलियां चल रही थी। इससे क्या हुआ, जो निहत्ते लोग थे उन पर गोलियां चलने लगी, और इससे बहुत सारे लोग वहीं तुरंत ऑन द स्पॉट मारे गए। कुछ लोगों ने दीवार कूद के बचने की कोशिश की तो बगल में कुआं था, कुएं में गिर गए बहुत सारे, जिनका दम घुट गया, और कुछ लोग भाग दौड़ में भगदड़ में मारे गए। इसलिए इस जलियांवाला बाग कांड में बहुत सारे लोग निहत्थे मारे गए, निर्दोष मारे गए, बच्चे मारे गए, प्रेग्नेंट लेडीज मारी गई, बुजुर्ग मारे गए, जिनका कोई भी दोष नहीं था। और ऐसी ही घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए। 3 घटनाएं, पहला रॉलेट एक्ट, दूसरा जलियांवाला बाग कांड। इन 2-3 घटनाओं से गांधी जी बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे। अब ऐसे में जो गवर्नर जनरल था भारत का, उस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। उधर सुनना, अब 1919 में, 1919-20 मानो, 1919-20 में जो गवर्नर जनरल है उसका नाम है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है। अब गांधी जी सबसे पहले क्या नाम है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड से मीटिंग का अपॉइंटमेंट लेते हैं। और पहले तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड मीटिंग के लिए गांधी जी को मना करता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। फिर बाद में जब गांधी जी ज्यादा फोर्स करते हैं तो गांधी जी को टाइम मिल जाता है। अब मीटिंग शुरू होती है, सामने महात्मा गांधी, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, सामने लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस वक्त सिगार पी रहा था। अब जैसे ही लॉर्ड चैम्सफोर्ड के पास गांधी जी पहुंचते हैं तो चैम्सफोर्ड सिर्फ एक ही बात बोलता है, हाँ बोल, क्या कहना है। तो गांधी जी बोलते हैं, चैम्सफोर्ड साहब, आपको याद है
आज से 4 साल पहले आप मेरे पास अहमदाबाद में आए थे, तुम अंग्रेज लोग मेरे पास आए थे। तब तुमने मुझसे क्या वादा किया था कि वर्ल्ड वार जब खत्म हो जाएगा तो तुम इंडिया को सपोर्ट करोगे, तुम इंडिया को आज़ाद करोगे। ये कैसी आज़ादी है चैम्सफोर्ड साहब? चैम्सफोर्ड ने का मतलब ये कह रहा हूँ कि तुम लोगों ने कहा था कि वर्ल्ड वार जब खत्म हो जाएगा तो तुम इंडिया को आज़ाद कर दोगे और तुम इंडिया को आज़ाद करके चले जाओगे यहाँ से। लेकिन ये क्या कर दिया चैम्सफोर्ड साहब? ये तो बहुत गलत हुआ ना। तुम रॉलेट एक्ट के बेस पर लोगों को जेल में डाल रहे हो। उन महिलाओं का क्या दोष है जिनके पेट में बच्चा है? उन बुजुर्गों का क्या दोष है जो 70 साल के हैं? उन पर भी डाउट हो रहा है तुमको? इन बच्चों का क्या दोष था जो जलियांवाला बाग में अपने दादाजी के साथ मैदान में आए थे? तुम्हारे जनरल डायर ने उन पर गोलियां चला दी, वहां पे हजारों की संख्या में लोग मर गए, उनका दर्द दिखाई नहीं दिया चैम्सफोर्ड साहब? चैम्सफोर्ड गांधी से कहता है चल चल भाषण बंद कर, निकल यहां से। नहीं नहीं, मैं भाषण नहीं दे रहा चैम्सफोर्ड साहब, मैं तो बस आपसे एक दुआ कर रहा हूं, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बोल। चैम्सफोर्ड साहब, आज से 4 साल पहले तुमने मुझसे सपोर्ट मांगा था, मैंने तुमको कोऑपरेट किया। तुम्हारे पास आर्मी नहीं थी, तुम्हारे लिए आर्मी की भर्ती करवाई, मैंने तुम्हें कोऑपरेट किया, बहुत कोऑपरेट किया। लेकिन आज तुम मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। तुमने रॉलेट एक्ट, तुमने तुर्की के साथ साथ खलीफा के साथ अत्याचार किया और तुमने जलियांवाला बाग कांड में लोगों को मार दिया। आज से 1-1.5 महीने का टाइम दे रहा हूं आपको। आज से पूरे 50 दिन गिनती कर लो कैलेंडर में। 50 दिन के अंदर या तो मुझे कोऑपरेट कर दो या तो मुझे सहयोग कर दो चैम्सफोर्ड साहब। अगर आपने मुझे सहयोग नहीं किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ूंगा, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट छेड़ूंगा। चैम्सफोर्ड ने कहा चल चल भाग यहाँ से, तेरे जैसे बहुत आते हैं, समझा? चल चल निकल साइड से। उसने कहा 50 दिन गिनती कर लो, 50 दिन। 50 दिन के बाद तुम्हारी अंतिम यात्रा निकल जाएगी नहीं तो। और गांधी जी चले गए। 50 दिन का गांधी जी ने इंतजार किया और जब चैम्सफोर्ड ने गांधी जी का वादा पूरा नहीं किया तब गांधी जी ने एक नया आंदोलन छेड़ा था। उस आंदोलन का नाम था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, हिंदी में कहते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। और यही असहयोग आंदोलन, समझना, पहले से ऑलरेडी खिलाफत आंदोलन चल रहा था और इसी खिलाफत आंदोलन के ऊपर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। मतलब ऑलरेडी पहले से खिलाफत मूवमेंट था और असहयोग आंदोलन दो, मतलब 2 आंदोलन अब एक साथ चलेंगे। और यही आंदोलन 1920 से शुरू होता है। मतलब यही खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़ा के 1920 से गांधी जी असहयोग आंदोलन का नाम देके आगे बढ़ाते हैं। यहां तक किसी को डाउट है? जल्दी बता दो, असहयोग आंदोलन तक। देखो ये बच्चा कोई पूछ रहा है वाई सर 15 डेज, मतलब 50 दिन गांधी जी ने क्यों दिए थे? देखो दोस्त, एक बात बताता हूं तुमको। दुनिया में पढ़ाने वाले तुमको बहुत मिलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें जो पढ़ाता हूं वो पढ़ाने की कोशिश नहीं करता। मैं कॉन्सेप्ट को तुम्हारे मस्तिष्क में, दिल और दिमाग में उतारने की कोशिश करता हूं। तो जो मेरा समझाने का तरीका है उसमें 80% चीजें एक्ट होती हैं और प्रेजेंट करने का 20% तरीका मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूं, ताकि मूवी की तरह समझाऊंगा ना, मूवी की तरह, तो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में याद हो जाएगा। ठीक है? इसलिए मेरी जो कहानी बना के आपको समझाता हूँ वो मेरा तरीका है। इसलिए उसको ये मत समझो कि क्या कहते हैं, मतलब गांधी जी ने ऐसे डायलॉग मारे होंगे। गांधी जी ऐसे कहाँ मारेंगे यार? एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूँ इतनी तेज चिल्ला के, गांधी जी ऐसे चिल्ला के बात ही नहीं करते थे, वो तो प्यार से बोलते थे। तो इसलिए मेरे को समझाने का तरीका है ये, ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाए। नहीं तो तुम महापुरुष हो, तुम्हें याद नहीं होगा फिर। चले आगे, चले आगे। कोई डाउट है तो यस और नो बोलता दो। चलिए अब शुरू करते हैं। अब देखो, अब इसी बीच एक नया कानून आता है। जैसे 1909 का कानून आया था ना, ऐसे ही एक नया कानून भी आया था 1919 का। इस कानून को कहा गया था मॉर्ले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है? और ये जो कानून आया था, इस कानून को कहा गया था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, या इसी को मॉन्ट फोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू का मॉन्ट,
चेम्सफोर्ड का फोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। अब मॉन्टेग्यू जो था वो कौन था, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उस टाइम का, मैंने बताया था ना। और ये जो चेम्सफोर्ड या फोर्ड जो था ये कौन था, ये गवर्नर जनरल या वायसराय था। अब ये जो कानून आया था, इस कानून में क्या है, आ जाए। देखिए, पहला पहला इस कानून का नाम क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, आपको दिख रहा होगा है ना। नेक्स्ट, इसमें क्या किया गया था वो सुन लो, मेन टॉपिक पे आएंगे। आपको याद होगा कल मैंने बताया था कि 1909 के कानून में मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। केवल किसको दिया था, दोबारा सुन लो, किसको दिया था, मुस्लिमों को, केवल मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। लेकिन 1919 के कानूनों में मुस्लिमों को तो दिया ही था, मतलब मुस्लिमों को तो था ही था, इसके अलावा किसको मिला, सिखों को मिला, ठीक है, इंडियन क्रिश्चियन को मिला जो भारतीय क्रिश्चियन लोग थे, एंग्लो इंडियन को मिला जो आंग्ल भारतीय थे, और यूरोपियन को मिला इनको, मतलब इतने लोगों को और मिल गया ये। मतलब 1909 के कानून में केवल सेपरेट इलेक्टोरेट किसको था, मुसलमानों को। 1909 में कौन कौन हो गए, मुस्लिम हो गए, लिख दे रहा हूं, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, इंडियन क्रिश्चियन हो गए जो भारत के क्रिश्चियन थे उनको, एंग्लो इंडियन हो गए, एंग्लो इंडियन हो गए, और यूरोपियन हो गए। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे ये एंग्लो इंडियन शब्द का मतलब क्या होता है। एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन उसको कहते हैं जिसके माता पिता में से कोई एक अंग्रेज हो एंग्लो, और इंडियन हो एक, मतलब माता पिता में से कोई एक एंग्लो मतलब अंग्रेज हो और एक कोई इंडियन हो, तो जो संतान होगी वो एंग्लो इंडियन कहलाएगी। अब आप कहोगे कैसे, तो एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक अंग्रेज है जिसका नाम है रॉबर्ट, अंग्रेज है, और उसने इंडिया की किसी लड़की से शादी कर ली, मान लो शादी कर ली किसी लड़की का नाम है गीता उससे, तो रॉबर्ट अंग्रेज और गीता जो मतलब पत्नी, इन दोनों ने शादी कर ली। तो शादी करने के बाद जो पिल्ला पैदा, मतलब जो बच्चा पैदा हुआ, तो जो बच्चा होगा उसे एंग्लो इंडियन कहेंगे। तो यहाँ पर जो एंग्लो इंडियन की बात की गई है वो ये वाली की गई है, क्लियर है। तो 1919 के कानून में ये कहा गया। दूसरा, आईएएस की जो वैकेंसी आज निकलती है ना, पहले सिविल सर्विसेज होती थी, पहले कौन सी होती थी, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, और आईपी इंडियन पुलिस। संविधान जब बना था तो इसी आईसीएस का नाम आईएएस और इसी आईपी का नाम इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस कर दिया गया, ठीक है। और इनकी भर्ती कराने के लिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई थी, इसी में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई थी कि ये एग्जाम कराने के लिए ये बॉडी बननी चाहिए, ठीक है। आ जाए, अब आपको यहीं पे एक हिंट दे देता हूं, देखो ये जो बॉडी बनी थी, ये बॉडी, ये कौन से कानून में बोला गया था, ये 1919 के कानून में बना गया था कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा। बाद में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में बना था भारत में, 1926 में, और इसी सीपीएससी का नाम बदल के एफपीएससी किया गया था 1935 में। मतलब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात पहले इस कानून में की गई, और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना कब, 1926 में। 1926 वाले इस कमीशन का नाम बदलकर 35 में क्या हो गया, एफपीएससी। और बाद में जब भारत का संविधान बना तो 1950 में इसका नाम यूपीएससी कर दिया गया, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 में इसको डाल दिया गया। मतलब इसकी पूरी कहानी समझ में आ गई यूपीएससी की आज क्या है। यानी कि जो यूपीएससी है, इस यूपीएससी की स्थापना की बात पहले इस कानून में की गई थी, और इस कानून के कहने पर सीपीएससी के नाम से, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से बॉडी 1926 में बनी। बाद में इस बॉडी का नाम बदल के 1935 में 35 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। और जब आजादी के बाद जब भारत का संविधान बना तो इसका नाम जो यूपीएससी कर दिया गया, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 315 में इसको डाल दिया गया। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है? अब आगे सुनो, है ना। अब एक मिनट, अब आपको पहले बता ही दूं, इधर सुना। अब अगला क्या किया गया, सेपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, मतलब केंद्र सरकार अलग कर दी और प्रोविंशियल यानी प्रांत सरकार अलग कर दी। मतलब केंद्र सरकार अलग करेगी काम और स्टेट गवर्नमेंट अलग करेगी काम। ऐसे समझो जैसे मोदी सरकार सेंट्रल में काम करेगी और नीतीश कुमार सरकार या योगी सरकार या शिवराज सिंह चौहान सरकार या अशोक गहलोत सरकार राज्यों में काम करेंगे, यानी प्रोविंस में काम करेंगे, ठीक है। ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, सेंट्रल अलग हो गया, प्रोविंस अलग हो गए।
एंड फर्दर डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू सब्जेक्ट। मतलब ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, इनको दो भागों में बांट दिया। पहला सब्जेक्ट जो बना वो ट्रांसफर्ड बना, और दूसरा सब्जेक्ट जो बना वो रिजर्व्ड सब्जेक्ट बना। मतलब ऐसे समझो आप, ये दो सब्जेक्ट थे, तो जो रिजर्व सब्जेक्ट था इस पर राज्यपाल यानी गवर्नर काम करेगा, दूसरा। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था उस पर भी गवर्नर काम करेगा, लेकिन इसके लिए गवर्नर को सीएम सलाह देगा। मतलब ऐसे समझो इसमें क्या हुआ कि जो सेंट्रल सब्जेक्ट थे उस पर मोदी सरकार काम करेगी, और स्टेट सब्जेक्ट जिन्हें प्रोविंशियल सब्जेक्ट कह रहे थे उन पर योगी सरकार काम करेगी यूपी में। और योगी सरकार के टॉपिक दो थे, एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो रिजर्व जो सब्जेक्ट थे वो तो गवर्नर काम करेगा, मेरे काम है ये, मैं करूंगा। लेकिन जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे इस पर गवर्नर काम करेगा, लेकिन इस काम पर सीएम सलाह देगा। सीएम सीएम बोलेगा कि ये काम करो तो गवर्नर करेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ, इस कानून में ये पहला कानून है जिसमें कुछ पावर सीएम को दे दी गई। और सीएम जो था वो उत्तर प्रदेश की जनता यानी भारत की जनता, समझो आप, भारत की जनता चुनेगी। यानी कि ये पहला कानून है जो चुनाव कराने की पावर देता है, और इंडिया के लोगों की जेब में, मतलब झोली में शक्ति आ जाती है। इसीलिए इस कानून को डिवोल्यूशन रूल कहते हैं, प्रदत्त विधायन कहते हैं। इसीलिए ये अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में ऐसा पहला कौन सा कानून है जो भारत की जनता को शक्ति देता है, तो ये 1919 का कानून है। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? ये बच्चे क्या कह रहे हैं, हिंदी मीडियम में नहीं मिलेगा, डेट हिंदी में भी लिखो। यार डेट हिंदी में कैसे, 1919 ऐसे ही तो लिखते हैं, हिंदी में ऐसे लिखेंगे? ऐसे ऐसे तो मैं लिख भी नहीं पाऊंगा, थोड़े बहुत लिख लूंगा, ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा। तो 1919 ऐसे ही लिख दो, इसमें क्या डेट का लिखूं यार मैं। यहां तक कोई डाउट है? आगे चलो। ये यार तुम लोग यार हिंदी इंग्लिश के चक्कर में काहे पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट याद किया करो यार। हिंदी में भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे वही होगा, इंग्लिश में भी कॉन्सेप्ट वही पढ़ेगा होगा। तो ये हिंदी इंग्लिश के चक्कर में मत रहा करो, अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि आपके सामने कोई रोड़ा अटके ही नहीं। इसीलिए मैं टर्मिनोलॉजी दोनों में बोल रहा हूँ। चले आगे, आगे आ जाए। ये दो हो गए, इसको मैं यहां तक के हो गए। अब आगे सुनो अगला, इसको फिर नेक्स्ट। प्रोविजन फॉर 3 आउट ऑफ 6 मेंबर ऑफ वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी इंडियन। इस कानून में पहली बार बोला गया कि जो वायसराय, मतलब मान लो लॉर्ड चैम्सफोर्ड, उस चैम्सफोर्ड की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, उसमें 6 मेंबर होंगे। तो इस कानून में बोला गया 6 में से कम कितने भारत के होंगे? 3। मतलब वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 आदमी हैं, मान लो अमित शाह, निर्मला सीतारमन, ये। तो 6 में से कम कितने आदमी अगर इंडिया के होने चाहिए? 3। ये इस कानून में लिखा था। नेक्स्ट नेक्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कैमरलिज्म, मतलब संसद में 2 सदन होंगे, जैसे आज होते हैं राज्यसभा लोकसभा, ऐसे इसमें हो गया द्विसदनीय, बोलते हैं इसको, द्विसदनीय बोलते हैं। ये इसमें पहली बार प्रारंभ किया गया। और डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुआ। आज तक केवल भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुआ था। अब इसमें पहली बार डायरेक्ट, मतलब जनता वोट डालेगी डायरेक्ट। इस कानून की विशेषताएं ये थी, दोबारा बता दे रहा हूं। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म नाम है। पहले मुस्लिमों को 1919 में सेपरेटर एक्ट मिला था, इसमें सिखों को, क्रिश्चियन को, इंडिया वालों, एंग्लो इंडियन को, यूरोपियन को मिला। और पहले सीपीएससी बनाने की बात की, सीपीएससी 1926 में बना, 1935 में उसका नाम बदल के एफपीएससी कर दिया, और यही बाद में यूपीएससी के नाम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 में आया। नेक्स्ट, केंद्र और राज्य के विषय अलग अलग कर दिए। केंद्र पे मोदी सरकार काम करेगी, और जो स्टेट वाले प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे वो 2 भागों में बना दिए, ट्रांसफर और रिजर्व। रिजर्व पर गवर्नर काम करेगा, और ट्रांसफर पर गवर्नर काम करेगा लेकिन सीएम की सलाह पर करेगा, और सीएम को जनता चुनेगी। नेक्स्ट, और जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद होगी, उसमें 6 आदमी होंगे, और 6 में कम से कम कितने भारत के होंगे? 3। नेक्स्ट, और 2 सदन बना दिए गए, अपर हाउस और लोअर हाउस की तरह, और डायरेक्ट चुनाव की बात कर दी गई। यह था 1919 का कानून। चले आगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? इतने में बोलो जल्दी।
ये बच्चा कह रहा है कि लेक्चर भूल जा रहे हैं लोग। भैया तो ये लेक्चर जो भूल जा रहे हो तो मैं उसको सेव कर तो देता हूँ, दोबारा एक बार देख लिया करो। अब वही दिक्कत है ना, मैं आपसे देखो फिर बोल चुका हूँ, अगर ये आप ऑफलाइन क्लास में बैठे होते तो मैं नोट्स बनवाता, बट आप मुझे कोई सलाह दो कि मैं क्लास में यहाँ से कैसे नोट्स बनवा दूँ आपको। तो मैंने कहा है कि अभी अगला चैप्टर शुरू होने दो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद। तो जो पहला चैप्टर जो मैं कराऊंगा, जैसे जहाँ तक है पहला सिटीजनशिप से शुरू करूंगा, नागरिकता से, तो जो पहला चैप्टर करवाऊंगा उसके नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर भेजूंगा। आप उसको पढ़िएगा और सेम टू सेम वैसे ही डायग्राम के साथ नोट्स बनाने की कोशिश किया कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ऑफलाइन क्लास में तो मैं रेगुलर नोट्स बनवाता हूँ, लेकिन ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं होता ना। या आप मुझे कोई रास्ता बताओ फिर कि सर ऑनलाइन में ऐसे बनवाओ, तो मैं बनाने की कोशिश करूंगा, बट वो पॉसिबल नहीं है। चले आगे, यहां तक 1919 के कानून तक क्लियर हो गया। अब आ जाओ पीछे। अब देखें दोबारा एक बार बैकग्राउंड से चलता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1905 में बंगाल का विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में सूरत स्प्लिट, सूरत का विभाजन, 1911 में दिल्ली का दरबार, 1913 में कामागाटा मारू स्कैंडल, 1914 में वर्ल्ड वार शुरू हुआ, 1918 में वर्ल्ड वार खत्म हुआ, और इसी पर 1919 में खिलाफत आंदोलन गांधी ने शुरू किया, और यहीं पर 1919 में रॉलेट एक्ट आया, और यहीं पर 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ, और यहीं पर 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, और यहीं के बाद अब आगे क्या होता है वो बता रहा हूं। चले अब सुनते हैं क्या होता है। ये असहयोग आंदोलन अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा था, असहयोग आंदोलन अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा था, और लगभग लगभग ये भारत में सफल हो रहा था, लगभग लगभग ये भारत में सफल हो रहा था। अब देखो इसमें पंगा क्या होता है, सुनो। मैप में निकालूं या चलो ऐसे देखते हैं। ये इंडिया है। अब इंडिया में यहां पर उत्तर प्रदेश है मान लो, ठीक है? और उत्तर प्रदेश में एक ये जगह थी, ये जगह गोरखपुर और देवरिया नाम का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, देवरिया एंड गोरखपुर। इस जगह के पास, इस जगह का नाम था चोरी चोरा, इस जगह का नाम था चोरी चोरा। एक्चुअली चोरी चोरा में हुआ क्या था, एक पंगा हो गया था। पंगा क्या हो गया था वो सुनो। पंगा ये था कि एक भीड़ जा रही थी और भीड़ के हाथ में मसाले थी। मसाल समझते हो? मसाल मतलब एक मसाल होती थी, उसमें आग लगी होती थी। तो भीड़ जा रही थी करीब 100 200 300 400 लोगों की, और भीड़ के सब लोग नारे लगा रहे थे, गांधी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, अंग्रेज मुर्दाबाद, अंग्रेज मुर्दाबाद। और ये भीड़ आसानी से निकल के जा रही थी। अब हुआ क्या, सामने पुलिस चौकी और पुलिस थाना भी था। तो पुलिस ने वहां पर जाके देखा, पुलिस ने देखा कि भीड़ निकल रही है, तो पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, और भीड़ से पूछा कि आप लोग आगे नहीं, भीड़ से कहा कि आप लोग आगे नहीं जा सकते। अब भीड़ क्यों जाने नहीं दे रही थी पुलिस? क्योंकि आगे एसडीएम का ऑफिस था, एसडीएम। तो पुलिस ये नहीं चाहती थी कि एसडीएम के ऑफिस के सामने निकले। अगर एसडीएम के ऑफिस से निकलेंगे तो एसडीएम साहब नाराज होंगे, एसडीएम अंग्रेज था, एसडीएम अंग्रेज था, ठीक है? अब ऐसे में पुलिस ने कहा कि आप यहीं रुक जाओ या इस रास्ते से निकल जाओ, इस रास्ते से मत जाओ, इस रास्ते से मत जाओ। अब पंगा क्या पड़ता है, भीड़ कहती है नहीं जाएंगे तो इससे ही जाएंगे, लेकिन पुलिस वाले जो थे वो कह रहे थे इससे मत जाओ, हमारे को एसडीएम साहब डांटेंगे, नौकरी पे खतरा पड़ जाएगा, आप इधर से निकल जाओ। लेकिन भीड़ नहीं मानती। तो भीड़ क्या करती है, पुलिस वालों को धक्का देने की कोशिश करती है कि आप हट जाओ, हमें चलने दो। लेकिन पंगा ये पड़ा कि पुलिस वालों को लगा कि भीड़ ऐसे नहीं मानेगी, तो भीड़ पे लाठी मारना पड़ेगी। अब तो पुलिस वालों को जो सीनियर अधिकारी था उसने आदेश जारी कर दिया, लाठी चार्ज कर दो। तो पुलिस वालों के हाथ में डंडा था, तो डंडे जैसे ही मारे तो पैरों में पड़ना शुरू हुए। अब जब पैरों में पड़ने शुरू हुए तो भीड़ को आ गई गुस्सा, क्योंकि एक दो पड़ गया तो कोई बात नहीं है, कितने झेल लेगी। भीड़ ने कहा पुलिस वालों की ऐसी की तैसी, तो भीड़ ने उठाए बगल में से पत्थर, सामने थाना था, थाना। तो भीड़ ने जैसे ही पत्थर उठाए पुलिस वालों में मारना शुरू किया, पुलिस के खोपड़ी में टन 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 लगना शुरू हुई। अब पुलिस वालों की जान जा रही थी क्योंकि भीड़ पगला गई। अब तो ऐसे में पुलिस वाले चौकी के अंदर घुस गए, और भीड़ को बेकाबू देखकर उन्होंने चौकी के अंदर से थाना गेट लगा लिया, कुंडी लगा ली और बंद कर दिया। भीड़ बेकाबू थी, भीड़ ने कहा ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तुमने डंडे कैसे मारे? तो भीड़ ने देखा बगल में केरोसिन का कारखाना था, मिट्टी के तेल का। भीड़ में से कोई गया, मिट्टी के तेल का कारखाना से वो मिट्टी का तेल उठा लाया
और थाने की खिड़कियों बिड़कियों सब पे उसने छिड़क दिया। और जो बीड़ी पीता था उसके पास दिया सलाई माचिस तो थी, उसने उठाई माचिस और लगा दी पूरे थाने में आग, स्वाहा। और बाहर से खड़ी हो गई भीड़। और अब पुलिस वाले बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि पत्थर खड़े हुए, पत्थर लेके खड़े हैं। अंदर ही अंदर पुलिस वाले जल के राख हो गए। बस यही था चोरी चोरा कांड। जैसे ही इस चोरी चोरा की घटना गांधी जी को सुनाई दी, गांधी जी को पता चला एक पंगा हो गया है। तो कांग्रेस की मीटिंग हुई और कांग्रेस की मीटिंग में गांधी जी आते हैं। और गांधी जी का एक सिद्धांत था, क्या था? स्ट्रगल, स्ट्रगल, रेस्ट, स्ट्रगल। हिंदी में बोलते हैं संघर्ष करो, विराम करो, संघर्ष करो। मतलब गांधी जी कहते थे स्ट्रगल करो, रेस्ट करो, फिर स्ट्रगल करो, फिर थक जाओ तो रेस्ट करो। अब ऐसे में जैसे ही गांधी जी ने देखा कि लोगों ने असहयोग आंदोलन में 1920 से लेके 1922 तक स्ट्रगल किया है, अब लोग थक गए हैं, लोग थक गए हैं, तो अब लोगों को रेस्ट की जरूरत है। तो गांधी जी ने कहा अब भीड़ को, अब लोगों को आराम दे देते हैं। इसीलिए गांधी जी ने चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी ने कहा अब भीड़ को, अब जनता को आराम करने की जरूरत है, और बाद में जब जनता रेस्ट करके दोबारा काम तैयार हो जाएगी फिर स्ट्रगल करेंगे। अब एक पंगा होता है इसमें। पंगा क्या होता है सुनो। जब कांग्रेस की जब मीटिंग चल रही थी तो मीटिंग के अंदर गांधी जी ने कह दिया कि हम असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं, मतलब विड्रॉ करते हैं। वहीं पर भीड़ में एक नया लड़का आया। उस नए लड़के का नाम था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस अभी कुछ दिन पहले ही आईएएस का एग्जाम क्रैक करके आए थे, निकाल के लाए थे। तो सुभाष चंद्र बोस की मार्केट में छवि अच्छी थी, युवा लोग सुभाष चंद्र बोस को चाहने लगे थे। तो ऐसे में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से कुछ बातें कही और कहा स्टेज पर खड़े, मतलब वहां पर बैठ के, कि गांधी जी आपने बहुत गलत किया है। गांधी जी ने कहा क्या हुआ सुभाष? उसने कहा बहुत गलत किया है। क्या हुआ सुभाष बताओ ना। गांधी जी 2 सालों से लोगों ने आंदोलन किया, तुमने 2 साल तक लोगों के आंदोलन को ध्यान नहीं दिया। आज थोड़ी सी चोरी चोरा में मामला अटका तो आपने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उन लोगों के बलिदान का क्या होगा जिन्होंने पूरे असहयोग आंदोलन में 2 साल से भारत का साथ दिया है? गांधी ने कहा लेकिन सुभाष वहां पर हिंसात्मक गतिविधियां हुई हैं, तुमने देखा वहां पुलिस वाले मारे गए हैं, अत्याचार हुआ है वहां पर। सुभाष असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ेगा। नहीं गांधी जी, अगर चोरी चोरा में घटना हुई थी तो चोरी चोरा में आंदोलन वापस लेते। पूरे केवल कश्मीर में आग लगी है या कन्याकुमारी में आग लगी है तो सजा पूरे भारत को क्यों दे रहे हो? तो गांधी बोले तो मैंने गलत किया क्या? हाँ बिल्कुल गलत किया है, आप गलत हो यहां पर। इस वक्त सुभाष चंद्र बोस ने क्रिटिसाइज किया तो मोतीलाल नेहरू ने भी किया, और यही पंगा पड़ गया कि गांधी जी को इस बात पर मामला अटक जाता है। तो गांधी जी उस वक्त कांग्रेस से बाहर होते हैं, और कुछ समय बाद एक आइडिया से मतलब 6 साल की गांधी जी को जेल हो जाती है, और गांधी जी अब 6 साल तक राजनीति में दिखाई नहीं देंगे। मतलब यहाँ के कुछ समय बाद करीब करीब 6 साल गांधी जी जेल में रहेंगे। अब सुनो इधर क्या होता है। अब ये आपको असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, खत्म हुआ, यहां तक सीन क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। कोई डाउट है? फिर आगे चलो। ये बच्चा कह रहा है कि इंस्टाग्राम पर जो वीडियो डालते हो वो यूट्यूब पर भी डाला करो। तो पर डे डालता हूँ, उसमें तो दोनों में सेम आती है वही शायद। चले कोई डाउट नहीं है, आगे। अब सुनो क्या होता है। अब थोड़ा सा, अब यहां पर हिस्ट्री के पार्ट में अब थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूला लगेगा, मतलब मैथ का फॉर्मूला लगेगा। अब देखो क्या लगता है। इधर आपको इधर आपको पता होगा 1919 का एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, ठीक है। और इसके सारे फीचर्स मैंने आपको बताए हैं। इसमें एक फीचर और था। एक फीचर ये था कि इसी कानून में एक लाइन लिखी थी, वो ये लिखी थी कि इस कानून का रिव्यू 10 साल बाद होगा। मतलब
10 साल बाद इस कानून का रिव्यू होगा, मतलब 10 साल बाद इस कानून की जांच होगी। मतलब ये पता किया जाएगा 1919 के कानून में कि अब 10 साल बाद इसमें चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे सुनो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस कानून में कितने साल बाद चेंज होने की बात है? 10 साल बाद। 10 साल कब हो रहे हैं? 1929 में हो रहे हैं। मतलब 1919 के कानून का जो रिव्यू होगा वो 1929 में होगा। 1919 के कानून का जो रिव्यू होगा वो 1929 में होगा। लेकिन अब पंगा है। पंगा क्या है वो सुनो। पंगा ये था कि 1927 की घटना है, 27 की, और 27 में ब्रिटेन में दो पार्टियां थी उस टाइम पर। एक पार्टी का नाम था कंजर्वेटिव पार्टी और एक पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लोगों से यह पूछा जाए कि लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी में भारतीय लोगों के लिए कौन सी पार्टी अच्छी है, तो ये पार्टी जो है वो इंडिया के लोगों के लिए अच्छी है। ये पार्टी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब हुआ क्या था, 1927 में इस पार्टी की सरकार थी। मतलब 1927 में इस पार्टी की लंदन में सरकार थी, ब्रिटेन में। लेकिन यहां पर 1928 में 1928 में ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे। अब ऐसे में इस कंजर्वेटिव पार्टी को एक डर लग रहा था। मतलब इस पार्टी का पीएम था प्रधानमंत्री, तो कंजर्वेटिव पार्टी को डर लग रहा था कि अगर 1928 के चुनावों में इस पार्टी को डर लग रहा था कि अगर 1928 के चुनावों में लेबर पार्टी जीत गई, तो अगर लेबर पार्टी का पीएम बनेगा तो 1929 में जो भारत का जो संविधान का रिव्यू होगा वो फिर कंजर्वेटिव पार्टी की जगह लेबर पार्टी करेगी। तो इस पार्टी को डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेबर पार्टी जब इसका रिव्यू करवाए तो कहीं भारत को आजाद कर दे, या ऐसा ना हो कि कहीं भारत को स्वतंत्र कर दे। तो कंजर्वेटिव पार्टी डर रही थी कि कहीं भारत स्वतंत्र ना हो जाए लेबर पार्टी के थ्रू। तो इस कंजर्वेटिव पार्टी ने सोचा कि जो रिव्यू 2 साल बाद होना है 1929 में, अगर वो रिव्यू हम 1927 में करा दें तो इसीलिए इस पार्टी ने जो रिव्यू 2 साल बाद होने वाला था वो 2 साल पहले कराने की बात सोची। और फिर क्या होता है, यहीं पर एक प्रॉब्लम आएगी, और यहीं पर इस संविधान का रिव्यू करवाने के लिए एक टीम बनाई गई थी। उस टीम का नाम था साइमन कमीशन। 1927 में बनाया गया था। ये कौन बना? साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन काय के लिए बना था कि जो रिव्यू 2 साल बाद होना है वो 2 साल पहले ही करा लेते हैं। अब साइमन कमीशन, और अब बच्चा कह रहा है ब्लैक स्क्रीन कर दूं, चलिए। अब जो साइमन कमीशन इंडिया में आता है तो साइमन कमीशन में देखना, साइमन कमीशन के जितने भी मेंबर थे, मतलब ऑल मेंबर जो थे, उनमें कोई भी इंडियन नहीं था। मतलब कोई भी इंडिया का बंदा इसमें मेंबर नहीं था। सारे के सारे यूरोपियन बंदे ही इसके मेंबर थे। यानी कि अब ये तो वही वाली बात हो गई, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसका रिव्यू कौन करेगा? यूरोप के लोग करेंगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसका यूरोप के लोग रिव्यू करेंगे, इंडिया के लोग रिव्यू नहीं करेंगे। अब इसी बीच साइमन कमीशन बंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर पहुंचा। गेटवे ऑफ इंडिया मतलब बंबई में ताज होटल के सामने एक जगह है गेटवे ऑफ इंडिया, वहां पर साइमन कमीशन और उसकी पूरी टीम आती है। अब देखो साइमन कमीशन और उसकी जब टीम आती है तो क्या हुआ, अब समझते हैं होता क्या है। माता साइमन कमीशन जब 1927-28 में आएगा, मेनली 27 में बनेगा, 28 में आएगा। जब साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन के साथ, साइमन तो था ही, साइमन का पूरा नाम है सर जॉन साइमन। साइमन के साथ एक आदमी और आया है, एक आदमी और आया है, सर जॉन बर्किनहेड। और ये बर्किनहेड कौन है वो सुनो। उस टाइम पे एक पोस्ट होती थी, मैंने बताया था ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये वो पोस्ट थी। यानी कि साइमन कमीशन के साथ साइमन की पूरी टीम आई है और बर्किनहेड भी आया है साथ में। अब होता क्या है कि साइमन कमीशन और उसकी टीम पानी के जहाज से बाहर निकलती है और बंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर चारों तरफ जनता खड़ी थी
और जनता के हाथ में पट्टियां थी, पट्टियां या स्लोगन थे या बोर्ड थे, उन पर लिखा था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। अब सारे के सारे लोग कह रहे हैं साइमन तुम वापस जाओ। अब देखो क्या हुआ, तो साइमन और उसकी टीम ने देखा, मेनली बर्किन हेड ने देखा, तो बर्किन हेड ने साइमन से पूछा कि साइमन ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। तो साइमन ने कहा सर ये लोग ये कह रहे हैं कि साइमन कमीशन को वापस लंदन भेज दो, साइमन कमीशन को लंदन भेज दो। तो सर जॉन बर्किन हेड ने कहा ये लोग क्या चाहते हैं। सर ये लोग ये चाह रहे हैं कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो इंडिया के लोग खुद बनाएंगे। अच्छा, तो सर जॉन बर्किन हेड ने पूछा कि इनका लीडर कौन है, जो भीड़ में से चिल्ला रहे हैं इनका लीडर कौन है, उसको बुलाओ आगे। तो साइमन ने उन सबको बुलाया, उनसे पूछा तुम्हारा हेड कौन है। वहीं पर एक आदमी होता है वो उसका हेड होता है। सर जॉन बर्किन हेड ने पूछा उस बंदे से जो उसका लीडर था, उसने कहा नाम क्या है तुम्हारा। उसने कहा मोतीलाल नेहरू। ओके, तो बर्किन हेड कहता है कि मोतीलाल नेहरू एक बात बताओ क्या चाहते हो तुम। उसने कहा हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो हमारे संविधान का रिव्यू हो रहा है 1919 के कानून का, वो रिव्यू हम इंडिया के लोग करेंगे। ये कानून हमारे देश का बनेगा तो हम लोग रिव्यू करेंगे ना, ये अंग्रेज लोग क्या करेंगे रिव्यू। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, हमारा देश का सिस्टम है, तो हम रिव्यू करेंगे तो अच्छा करेंगे, ये अंग्रेज क्या रिव्यू करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम लोग रिव्यू करोगे। तो मोतीलाल नेहरू एक काम करते हैं, मैं तुमको एक चैलेंज करता हूं। मैंने कहा क्या। तुम अपने देश के संविधान का एक ड्राफ्ट बनाओ, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट बनाओ, मतलब तुम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ और उस कॉन्स्टिट्यूशन को तुम लोग बना लो, मतलब मोतीलाल नेहरू तुम बना लो, अपनी टीम बना लो पूरी 10-15 लोगों की, जितनों की बनाना चाहो, एक टीम बना लो। और टीम बनाने के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना लो। और अगर वो जो तुमने ड्राफ्ट बनाया है, मान लो ये पेपर है, मान लो ये कह रहे हैं सर जॉन अपने कह रहा है तुम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट बना लो, ये रहा। और अगर तुम्हारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट पर, अगर तुम्हारे यहां की सारी पार्टियां, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अदर पार्टियां सब इस पर राजी हो गई, एग्री हो गई, सारी पार्टियां अगर इस पर सहमत हो गई, मैं वादा कर रहा हूं यही कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को भारत का संविधान बनवा दूंगा ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। ये चैलेंज करके जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारी सारी की सारी टीम या पार्टियां इस पर एग्री हो जानी चाहिए। अगर तुम्हें अपने संविधान बनाने का इतना ही शौक है तो बना के दिखा दो चाहो। यानी सर जॉन बर्किन हेड मोतीलाल नेहरू को चैलेंज करता है कि तुम अपने संविधान का ड्राफ्ट बना दो। अब ऐसे में मोतीलाल नेहरू की अंडर चेयरमैनशिप में 1920 में एक कमेटी बनती है जिसे नेहरू कमेटी कहते हैं, और नेहरू कमेटी एक रिपोर्ट सबमिट करेगी, इसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है। नेहरू रिपोर्ट क्या बताएगी वो मैं बताऊंगा, बट यहां तक बोलो कोई डाउट है। अरे भैया कौन है ये, करंट अफेयर की क्लास डेली दीजिए, जितना पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो। करंट अफेयर तो मैं इस पे इंस्टाग्राम पे भेज तो रहा हूँ गुरु, जितना अभी कराया है ना वो भी याद नहीं हुआ होगा तुम्हें। बस ये है कि मोबाइल लेके बैठ गए, टपर टपर उसमें टाइप करते जा रहे हो। तुम दूसरे बंदे के किसी के स्ट्रगल का कभी सराहना करना नहीं आता होगा कभी भी, वहां पे शिकायतें निकालना की आदत है कि सर ये दो वो दो। जितना पढ़ा दिया अब तक उतना पढ़ लिया है। जो भी बंदा ये कमेंट कर रहा है कि ये दे दो वो दे दो, मैं दे दूंगा, चलो ठीक है, मुझे कॉल करो ऑफिस में आके तुम एक बार। मैं तुमसे कल की क्लास में 5 क्वेश्चन पूछूंगा, पांचों के जवाब तुमने दे दिए ना, पांचों के तुमने अगर जवाब दे दिए तो 50,000 रुपये तुम्हें इनाम दूंगा। बस फालतू की बकवास करवा लो यार, पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है। जितना करा दिया है उतना तुम करके तैयार कर लो पहले। मैं करंट अफेयर 2 दिन से लगातार 3 दिन से भेज रहा हूं टेलीग्राम पर, उसको फाइल को खोलो ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखी है। बस लेके बैठ जाते हो मोबाइल, लगे रहते हो यार उसमें। जितना पढ़ा रहा हूं गुरु पहले उतना पढ़ तो ले भाई मेरे। धीरे धीरे अभी 4 दिन तो हुए मुझे क्लास में यार, अभी मेरे को एक बार रिदम में तो आने दो। जिस दिन रिदम में आ जाऊंगा मैं तुमको इतना दे दूंगा, उसके बाद तुम सोचोगे कि यार इस इंसान ने क्या कर दिया हमारे लिए। अब एक्चुअली तुम जो अननेसेसरी मैसेज कर रहे हो ना, इससे माइंड को डाइवर्ट करते हो। मैं कितना यार बेहतर टॉपिक को लेके चल रहा हूँ सीक्वेंस में, अब तुम तो खुद तो मतलब बकवासबाजी करनी ही करनी है तुमको, तुम दूसरे को भी नहीं पढ़ाने देना चाहते हो।
एक तो चक्कर क्या है ना, मैं बताऊं सच सच, मेरी क्लास के चक्कर में आधे तो इसमें बच्चे अननेसेसरी टाइम पास करने आते हैं, और इसमें कुछ कोचिंग वाले भी हैं, वो ये देख रहे हैं कि मैं पढ़ा कैसा रहा हूँ। क्यों क्यों उनकी लंका में मैंने आग लगा रखी है अभी फ्री पढ़ाकर, क्योंकि वो पैसे देकर भी इतनी क्वालिटी नहीं दे पाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो इसलिए अननेसेसरी कुछ कमेंट तो वो भी लोग करवा रहे होंगे। तो भाई अगर कोई ऐसे कोई कोचिंग वाला अगर इसमें बैठा है, तो गुरु मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, बच्चों की मदद कर लेने दो मुझे यार प्लीज। बीच में टांग अड़ा रहे हो यार, पढ़ा लेने दो ना प्लीज। इसलिए अननेसेसरी मैसेज मत करो भाई, पढ़ा लेने दो, रिदम में इतना बेहतर पढ़ा दूंगा, इतना बेहतर पढ़ा दूंगा कि अगर ये 2 साल बाद भी याद करेंगे ना तो भी मेरी कहानियां याद आ जाएंगी इनको। पहले आगे शुरू करूं या तो कोई डाउट ना हो तो। 20 इतनी तेजी से भागने में ना आती। आ जाए। अब सुनो, नेहरू रिपोर्ट आई है, अब नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या होता है वो सुनते हैं। ये थी नेहरू रिपोर्ट। अब मैं एक बार पढ़ता हूँ इसको, काम काम की चीजें, सारी काम की तो नहीं है, कुछ पढ़ता हूँ काम की। इस फोटो की तरफ मत जाओ, मोतीलाल नेहरू हैं, थोड़े से वर्टिकल खड़े हो गए हैं, तो तुम्हें फोटो से क्या लेना, तुम्हें कोई चुम्मी लेनी है उनकी, तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, टॉपिक पे देखो, आ जाओ। मोतीलाल नेहरू का पहला पॉइंट है कि भारत को डोमिनियन स्टेटस बनाया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस बनाया जाएगा। तो पहली बात तो आप डोमिनियन स्टेटस समझते नहीं होगे, तो उस पॉइंट को समझाने के लिए मैं यहाँ से हट रहा हूँ, डोमिनियन क्या होता है उसका मीनिंग समझाता हूँ पहले आपको। देखें, इधर समझो डोमिनियन क्या होता है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखो, कोई एक देश है, मान लेते हैं अपन, कोई कंट्री रखते हैं, मान लो ए देश। इस ए देश में तो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति को बोलते हैं हेड ऑफ नेशन, हिंदी में कहते हैं राष्ट्र प्रमुख। दूसरे को कहते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट, हिंदी में कहते हैं सरकार प्रमुख। ठीक है, इसे कहते हैं राष्ट्र प्रमुख और इसे कहते हैं सरकार प्रमुख। ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट में मान लेते हैं आज की डेट में है पीएम, प्राइम मिनिस्टर, और इसके साथ में होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। ठीक है, यहां तक। और हेड ऑफ, अब ये ध्यान रखना, अगर ये बंदा जनता के द्वारा, ये बंदा जनता के द्वारा इलेक्टेड होगा, इलेक्टेड, चाहे वो इलेक्टेड डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, तो ये जो कंट्री होता है अगर ये इलेक्टेड होगा, मतलब अगर प्रधानमंत्री का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो प्रधानमंत्री जो ये देश होगा उस देश को डेमोक्रेसी कहते हैं। मतलब अगर किसी देश के हेड ऑफ गवर्नमेंट का चुनाव जनता करती है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से करे चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से करे, तो उस देश को लोकतंत्र कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री जो है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ही होता है वो बात अलग है, सांसद लोग चुनते हैं तो अप्रत्यक्ष मान लो आप लोग, है ना। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ऐसे ही जो हेड ऑफ गॉड नेशन होता है वो ऐसे है। हेड ऑफ नेशन 3 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। पहला जो होता है वो होता है अपॉइंटेड, अपॉइंटेड। दूसरा जो होता है वो होता है हेरिडिटरी, हेरिडिटरी हिंदी में कहते हैं वंशानुगत, और इसी हिंदी में कहते हैं नियुक्त, नियुक्त। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है इलेक्टेड, इलेक्टेड का मतलब होता है निर्वाचित। ठीक है, अब सुनो, जैसे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति है हमारे यहाँ पर, तो ऐसे तो राष्ट्रपति इलेक्टेड होता है। तो जब किसी देश के हेड ऑफ नेशन इलेक्टेड होते हैं तो उस देश को गणतंत्र कहते हैं, गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक कहते हैं। यार ऊपर करूं, तो उस देश को रिपब्लिक कहते हैं। अब देखो, इंडिया में राष्ट्रपति होते हैं, यहाँ पर प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट इलेक्टेड है तो इंडिया गणतंत्र है। इंडिया में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड है, तो इंडिया लोकतंत्र भी है। यानी इंडिया लोकतंत्र भी है और इंडिया गणतंत्र भी है, डेमोक्रेसी भी और रिपब्लिक भी। ठीक है,
अब किसी देश में अगर ये हेड ऑफ नेशन जो है हेरिडिटरी होगा, वंशानुगत, वंशानुगत का मतलब आज मैं राजा हूं, कल को मेरी मरने के बाद मेरा बेटा राजा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, तो ये होता है वंशानुगत। तो जब वंशानुगत होते हैं तो उस देश को राजतंत्र कहते हैं, इंग्लिश में मोनार्की कहते हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ मुगल वुगल थे ना, बाबर साबर टावर, है ना, इनके टाइम का अपन का ये वाला सिस्टम था। तो उस टाइम पर भारत जो था मोनार्की था। आज की डेट में मोनार्की कौन है? तो एग्जांपल देता हूं, जैसे ग्रेट ब्रिटेन आज भी राजा होता है, पहले रानी थी एलिजाबेथ सेकंड, वो टिकट कट गई उनकी, चली गई, तो उनका बेटा जो है वो कौन है, वो प्रिंस करके जो है वो राजा बन गया है, तो ग्रेट ब्रिटेन। ऐसे ही है जापान, जापान में राजा होता है, मरने के बाद उसका बेटा बनता है। ठीक है, ये दो हो गए। अब ऐसे ही सुनो आगे, तीसरा क्या होता है? तीसरा है जैसे किसी देश को किसी ने गुलाम बनाया हो और जो देश का जो गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल होगा, वो देश अपॉइंट करेगा जिसने उसे गुलाम बना रखा था। जैसे पहले भारत गुलाम था, तो भारत का जो गवर्नर जनरल होता था वो ब्रिटेन की महारानी भेजती थी हर 5 साल में। तो जब इसको अपॉइंट करके दूसरा देश भेजता है, अपॉइंटेड अन्य देश द्वारा नियुक्त, ऐसे लिखे, द्वारा नियुक्त, तो जब ये अपॉइंटेड होता है तो उस देश को डोमिनियन कहते हैं, डोमिनियन कहते हैं। हिंदी में स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, है ना, अधिराज्य कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे आज की डेट में डोमिनियन मान लो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड आज भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल को ब्रिटेन अपॉइंट करता है, ब्रिटेन अपॉइंट करता है। इसका मतलब ये डोमिनियन कंट्री है। अब आपको समझ में आ गया? जब किसी देश में अपॉइंटेड होगा किसके द्वारा? जिसने गुलाम बनाया उसके द्वारा, तो उसे डोमिनियन। बाप बेटे वाला चक्कर चल रहा है तो हेरिडिटरी, चुनाव हो रहे हैं तो इलेक्टेड। और अगर हमारा प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुनेगा तो क्या है? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो अपन क्या बोल रहे हैं? अब पीछे लौट के आ जाओ वहीं पे। अब देखो, अब इसका मतलब यह हुआ, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में क्या बोला गया है? डोमिनियन। इसका मतलब यह हुआ कि मोतीलाल नेहरू यह कह रहे थे कि भारत आजाद तो हो जाए, इंडिया आजाद तो होगा, लेकिन आजादी के साथ साथ कहीं ना कहीं जो भारत होगा उसके गवर्नर जनरल को ब्रिटेन की रानी भेजा करेंगी अपॉइंट करके। बस यहीं पे पंगा फंस गया। पंगा ये फंस गया कि तो यहां पर जो बात की गई थी डोमिनियन स्टेटस की, वो डोमिनियन स्टेटस को कांग्रेस ने खारिज कर दिया। मतलब जैसे सपोज करो मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट सामने रखी, और अपनी मोतीलाल नेहरू ने जब रिपोर्ट सामने रखी तो पूरी कांग्रेस की टीम नीचे बैठी थी। और ऐसे में मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि हमें सर जॉन बर्किनहेड ने एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला था, और इस रिपोर्ट को इस प्रकार है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो रिपोर्ट जैसे ही आती है तो सबसे पहले इसमें यह बात कही गई थी कि हम भारत आजाद होगा, ये तो बात सही थी, लेकिन मोतीलाल नेहरू ने पहला बोला कि इंडिया में डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। मतलब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत को डोमिनियन बनाने की मांग की जा रही थी। तो मोतीलाल नेहरू के बेटे थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा पापा डोमिनियन का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा डोमिनियन का मतलब है कि भारत आजाद होगा, भारत का प्रधानमंत्री जनता खुद चुनेगी, लेकिन भारत का जो गवर्नर जनरल होगा उसे ब्रिटेन का राजा अपॉइंट करेगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा ना पापा ना, भारत को पूर्ण आजादी मिलेगी, प्रधानमंत्री भी हमारा होगा, राष्ट्रपति भी हमारा होगा, और यहां पर बात आती है पूर्ण स्वराज की। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा डोमिनियन हमको नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या? पूरी आजादी, राष्ट्रपति भी हमारा, प्रधानमंत्री भी हमारा। अब सोच के देखो, इसका मतलब यह हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने खुद, यानी कि कांग्रेस ने खुद मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट का पहले ही पॉइंट खारिज कर दिया। दूसरा, यानी कि पहला पॉइंट, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट यहां पहले रिजेक्ट हो गई। दूसरा, इसके अंदर लिखा था, बहुत गौर से सुनना, इसके अंदर लिखा था भारत का कोई धर्म नहीं होगा। दूसरा, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन नहीं होगा, और मुस्लिमों को नो रिजर्वेशन की बात की गई थी कुछ हिस्सों को छोड़ के। यानी कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के एंटी भी चली गई बात, क्योंकि मुस्लिमों को अलग से कोई प्रयास नहीं दिया गया। इसलिए कांग्रेस ने ये रिपोर्ट इसलिए खारिज कर दी क्योंकि डोमिनियन स्टेटस की बात थी।
और मुस्लिम लीग ने इसलिए खारिज कर दी क्योंकि मुसलमानों के हितों की बात नहीं थी। इसलिए मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दी और मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दी। अब यहां पर खड़े खड़े मोतीलाल नेहरू उदास होने लगे। जब मोतीलाल नेहरू उदास होने लगे तो जहां कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी वहीं पे गेट पर नॉक नॉक खटखट की आवाज होती है। गेट खोला गया, अंदर एक बंदा आता है। उस बंदे का नाम था सर जॉन बर्किनहेड। ये वही बंदा था जिसने मोतीलाल नेहरू को चैलेंज किया था कि हम अपना संविधान बना के दिखाओ, तुम, मैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पास करूंगा। तो सर जॉन बर्किनहेड मोतीलाल नेहरू के पास आता है और पूछता है कि तूने क्या बोला था कि तू अपना ड्राफ्ट बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, और मैंने तुझे चैलेंज किया था कि तूने अगर कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना दिया तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में मैं पास करा के दिखा दूंगा। तो क्या हुआ, तेरा चैलेंज पूरा हो गया, तूने पास करा लिया। कांग्रेस राजी है तेरी इस रिपोर्ट पे, मुस्लिम लीग राजी है तेरी इस रिपोर्ट पे। तो मोतीलाल नेहरू का चेहरा लटक गया। तब सर जॉन बर्किनहेड ने कहा, तुम इंडिया के लोग सिर्फ भौंकते हो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये चिल्लाना आता है। तुम कल भी गुलाम थे और आगे भी गुलाम रहोगे, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम आजाद हो जाओ। बस यहीं से मोतीलाल नेहरू को जब रिजेक्ट कर दिया गया, तब सर जॉन बर्किनहेड साइमन से फिर कहता है, साइमन ये लोग गुलाम थे, ये लोग गुलाम रहेंगे, तू इनका संविधान बना, इन लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे, हम राज करेंगे इन पर। अब यहां पर सर जॉन बर्किनहेड दोबारा चैलेंज करके जाता है। अब सुनो, मैंने मोतीलाल नेहरू तक की रिपोर्ट की बता दी आपको, कल बताऊंगा कि साइमन कमीशन अब क्या करेगा, और उसके बाद कल का पार्ट जो होगा उसमें इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब जो सर जॉन बर्किनहेड ने चैलेंज किया है ना, इसके आगे की कहानी इतनी ज्यादा रोमांचकारी है कि कहीं ना कहीं अब बच्चे को समझ में आ जाएगा कि इस 15-20 साल के संघर्ष के बाद कितनी कितनी संघर्ष किए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने। उसके बाद 1947 में भारत को आजादी मिली है। कैसे, इस बात पर अपन चलेंगे अब कल। सेम मिलेंगे 12 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।